क्या एक माँ अपनी बेटियों के साथ मिलकर खूनी बन सकती है? कैसे एक औरत का अपना ट्रॉमेटिक बचपन उसे इतनी खौफनाक इंसान बना सकता है? अंजना बाई, जिन्होंने अपने परिवार को मौत के खेल में धकेल दिया, कैसे एक गरीब औरत अपनी जिंदगी के अंधेरों में खो गई और अपनी ही बेटियों को खून के रास्ते पर ले आई। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक ऐसी माँ और बेटियों की टीम जो दिन के उजाले में मासूम बच्चों को किडनैप करती थी, उनसे अपना काम निकालने के बाद उन्हें एक खौफनाक मौत दे देती। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है गावित सिस्टर्स और उनकी माँ अंजना बाई की, जिन्हें अपने ही पर्सनल बदले और पैसे कमाने के जुनून ने एक ऐसी रात में धकेल दिया जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। अंजना बाई का बचपन महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में गुजरा। जब इंसान का बचपन ही अंधेरों में गुजरता है तो जिंदगी सुधारने के लिए हर गलत रास्ता सही लगने लगता है। अंजना बाई के लिए पैसा और जीने की चाहत इतनी स्ट्रांग थी कि उसने छोटी उम्र से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। 1973 में वो नासिक से पुणे एक बस ड्राइवर के साथ भाग कर आ गई थी। वहाँ उसने रेणुका को जन्म दिया, लेकिन रेणुका के जन्म के कुछ टाइम बाद ही वो बस ड्राइवर अंजना बाई को छोड़कर भाग गया। इन सब के चलते अंजना बाई ने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया था और अब वो रेणुका का इस्तेमाल चोरी करने के लिए करती, क्योंकि उसने सोचा कि अगर पास में कोई छोटा बच्चा हो तो कोई उस पर शक नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है। 1975 में अंजना बाई ने दूसरी शादी करी। फिर उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई जो थी सीमा गावित। अंजना बाई की चोरी चकारी की आदत की वजह से मोहन गावित उसे छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। अंजना बाई के पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब अंजना बाई, रेणुका और सीमा छोटी मोटी चोरियां करती और यही इनके परिवार का जीवन था। अंजना बाई के मन में गुस्सा और नफरत भर गई। वो अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने की सोच रही थी। रेणुका और सीमा ने देखा कि उनकी माँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने भी अपनी माँ की गलत सोच को अपनाया। अंजना बाई ने अपनी बेटियों को किसी आम माँ की तरफ प्यार देने के बजाय उन्हें क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। ये माँ बेटी का रिश्ता कुछ अलग था। यह माँ ने बेटियों को संस्कार नहीं बल्कि अपराध सिखाया। 1983 में रेणुका की मुलाकात एक आदमी किरण शिंदे से हुई। फिर दिसंबर 1989 में रेणुका और किरण की शादी हुई। इनके किडनैपिंग का सिलसिला एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के साथ शुरू हुआ। रेणुका, जो अपनी माँ के साथ पेटी थेफ्ट्स करते आई थी, अपने एक छोटे बच्चे के साथ मंदिर गई थी। उसने वहाँ क्राउडेड जगह का फायदा उठाते हुए चोरी करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। जब वो पकड़ी गई, रेणुका ने तुरंत अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। उसने अपने बच्चे को सामने रखकर भीड़ को कंफ्यूज कर दिया और काफी इमोशनल एक्ट प्ले किया, जैसे वो माँ होने के नाते गलत कैसे हो सकती थी। सबको लगा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसे कैसे चोरी कर सकती थी, और इसी वजह से उसे छोड़ दिया गया। जब रेणुका ने अपनी माँ अंजना बाई और बहन सीमा को ये बताया तो उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। क्यों ना हर क्राइम के टाइम एक बच्चा साथ हो। इस तरह जब भी वो चोरी करे, उनका बच्चा एक शील्ड बन सकता था और भीड़ उन्हें पकड़ने के बजाय सिंपैथी देकर छोड़ देगी। ये प्लान सिर्फ बच्चों को शील्ड बनाने का नहीं था, बल्कि अगर उन्हें पकड़े जाने का डर हो तो बच्चों का इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के लिए कर सकती थी। और तभी उन्होंने सोचा कि वो छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपने क्राइम में इस्तेमाल करे। जब तक वो बच्चा काम आए तब तक उन्हें रखना, और जब वो बच्चा काम का ना रहे तो उन्हें मार डालना। इस तरह से किडनैपिंग का सिलसिला शुरू हुआ, एक छोटे बच्चे को शील्ड और डिस्ट्रैक्शन बना के अपने क्राइम को सेफ बनाने के लिए। तो ये थी रेणुका, सीमा और अंजना बाई की बैक स्टोरी। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह इनका बचपन और फैमिली बैकग्राउंड इन्हें एक डार्क रास्ते पर ले आया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी अब शुरू होती है, जब इनका छोटा मोटा चोरी का धंधा एक खतरनाक और जानलेवा क्राइम में बदल गया। सबसे पहले किडनैपिंग का केस 1990 में हुआ। एक दिन वो लोग कोल्हापुर के एक बस स्टैंड पे थे जब उनकी नजर एक बेगर के एक छोटे से बच्चे संतोष पर पड़ी, जो अपनी माँ के साथ था। रेणुका और सीमा ने सोचा ये बच्चा उनके काम आ सकता है। अंजना बाई ने एक प्लान बनाया। वो जैसे तैसे उस बच्चे की माँ को कंफ्यूज करके उस बच्चे को अपने साथ ले आई। उन्होंने इस पहले किडनैपिंग को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। यह उनका पहला किडनैपिंग था, और उसी दिन उन्होंने ये समझ लिया कि छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें अपनी चोरी के टाइम साथ रखना कितना आसान हो सकता है। अप्रैल 1991 में रेणुका, सीमा और अंजना बाई कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल में चोरी करने आए थे। उन्होंने संतोष को अपने साथ रखा था क्योंकि वो उन्हें भीड़ से बचाने का काम कर रहा था, एक तरह का डिस्ट्रैक्शन। सीमा को वहाँ एक आदमी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। उस आदमी ने सीमा को बीच सड़क पे सबके सामने पीट दिया। बात यहाँ तक नहीं रुकी। अंजना बाई ने तुरंत अपना अगला कदम सोचा
और संतोष को बेचारी माँ का बच्चा दिखाने के लिए उस आदमी के सामने पेश कर दिया। फिर उसने संतोष को जमीन पर जोर से पटक दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था। लोगों को संतोष पर दया आ गई और उस वक्त सबने सीमा पर शक करना बंद कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए सीमा वहां से भाग गई। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ। जब वो लोग अपनी चोरी को अंजाम देकर वापस जा रहे थे तब संतोष की तबीयत और बिगड़ने लगी, क्योंकि उसका खून रुक नहीं रहा था और वो लगातार रो रहा था। अंजना बाई को लगने लगा कि संतोष एक बोझ बन गया है और उन्हें पुलिस पकड़ सकती है अगर वो इनके साथ रहे। इसी सोच के चलते अंजना बाई ने संतोष का मुंह दबा दिया ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन इतना काफी नहीं था। उसने संतोष को पैर से उठाया और उसका सिर पास के एक इलेक्ट्रिक पोल पे जोर से मारा और बार बार मारती रही, जिससे संतोष की तुरंत मौत हो गई और फिर वो संतोष की डेड बॉडी को अपने साथ ले गई। उस वक्त आसपास बहुत सारे लोग थे जो इस सीन को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ लोग तो वड़ा पाव खाने में इतने बिजी थे कि उन्हें संतोष की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। इस ब्रूटल एक्ट ने यह दिखाया कि कैसे लोगों का अपैथेटिक बिहेवियर और अंजना बाई की खुदगर्जी मिलकर इस इंसिडेंट को एक हॉरिफाइंग मोमेंट बना देती है। 1990 से 1996 तक अंजना बाई, रेणुका और सीमा ने महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में अपनी छाप छोड़ी। पुणे, कोल्हापुर, नासिक, हर भीड़ वाली जगह जैसे बाजार और मंदिर इनके क्राइम जोन्स बन गए। ये तीनों मिलकर मासूम बच्चों को टारगेट बनाते थे, उन्हें अपने साथ ले जाते और जब उनका काम खत्म होता तो ये लोग बच्चों का सिर दीवार से टकराते या उन्हें उल्टा लटका के मारते। हर मर्डर के साथ वो और भी रूथलेस होते गए। वो ये सब कैसे कर पा रही थी? इनके दिमाग में किसी भी बच्चे की कोई वैल्यू नहीं थी, वो सिर्फ एक टूल थे। उनके लिए कोई भी इमोशन किसी भी बच्चे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। इमेजिन करो, एक माँ अपनी बेटियों के साथ मिलकर मासूम बच्चों को अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। ये क्राइम्स इतने वेल प्लान्ड थे कि पुलिस के लिए इन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया था। हवा में एक अजीब सा खौफ था, लोगों के दिलों में एक अनसुनी कहानी का बोझ था। एक शहर जहाँ रात की खामोशी में माँ बाप अपने बच्चों को गले से लगाकर सोने लगे थे, सिर्फ इस डर से कि सुबह उनका बच्चा उनके साथ होगा या नहीं। बच्चे जो एक पल में गायब हो जाते थे। सीमा, रेणुका और उनकी माँ अंजना बाई जो मौत का खेल खेले जा रही थी। जब सच सामने आया तो दुनिया ने देखा कि इन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों का खून किया था। ये हर मर्डर एक जैसे पैटर्न को फॉलो करता था, लेकिन इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं था, एक और रीजन था। वो था अंजना बाई का बदला अपने एक्स हस्बैंड से। जब अंजना बाई ने अपने एक्स हस्बैंड की बेटी को किडनैप किया तो उसका मोटिव पैसा नहीं था, बल्कि अपने पर्सनल रेवेंज की भावना थी। उसने अपने एक्स हस्बैंड की फैमिली को तोड़ने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर वो उसकी बेटी को छीन लेगी तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। ये एक ऐसी भावना थी जो नॉर्मल किडनैपिंग्स और मर्डर से अलग थी। यहाँ पर एक माँ अपने पर्सनल दर्द को अपने क्राइम का वेपन बना रही थी। उसने मोहन गावित को इमोशनली तोड़ने के लिए ये प्लान बनाया था और ये उसके लिए एक इंसान को तड़पाने का तरीका बन गया। 1996 में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल होने के बाद इनकी कहानी का एंड शुरू हुआ। प्रतिभा जो अंजना बाई के एक्स हस्बैंड की सेकंड वाइफ थी, उन्होंने अपनी बेटी क्रांति के किडनैपिंग का केस फाइल किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट किया और किरण शिंदे को भी, जो रेणुका का हस्बैंड था और वो भी इनके क्राइम्स में शामिल था। जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो वहां से कई छोटे बच्चों के कपड़े और बिलोंगिंग्स मिले। इस तलाशी से पुलिस को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक रेवेंज क्राइम नहीं था, बल्कि एक बड़ा अपहरण रैकेट था। जैसे जैसे और विटनेस बनने लगे, पुलिस को कुछ क्लूज मिले। नासिक और पुणे में कुछ लोगों ने बताया कि इन लोगों को मासूम बच्चों के साथ देखा गया था और वो बच्चे कभी वापस नहीं आए। उन्होंने बच्चों की किडनैपिंग्स और गुमनामी की कहानियां जोड़ी और पुलिस के सामने एक पैटर्न बना। पुलिस को विटनेस बनने लगे जो इनडायरेक्टली अंजना बाई के खिलाफ जा रहे थे। किरण शिंदे का रोल इस क्राइम के अंदर इनिशियली सेकेंडरी था। वो इन तीनों के साथ काफी बार किडनैप और चोरी के ऑपरेशंस में एक्टिवली शामिल होता था। उसका काम ज्यादातर गेट अवे कार चलाने का था। जब रेणुका, सीमा और अंजना बाई बच्चों को किडनैप करते या चोरी करते तो किरण कार में तैयार रहता ताकि वो उन्हें जल्दी से वहां से निकाल सके। किरण डायरेक्टली मर्डर्स में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने उनकी मदद की थी, उनको सेफ जगह तक पहुंचाने में और उनके प्लान्स को पूरा करने में। जब किडनैपिंग्स और थेफ्ट्स होते, उन्हें जल्दी से एस्केप करने में मदद करता था। इस वजह से उनके ऑपरेशंस का एक एसेंशियल पार्ट बन गया था। जब 1996 में अंजना बाई, रेणुका और सीमा को अरेस्ट किया गया, किरण भी उनके साथ पकड़ा गया, लेकिन जल्द ही उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया और अप्रूवर बन गया। उसने पुलिस को सबसे पहली बार इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे क्राइम्स प्लान किए जाते और किस तरह से किडनैपिंग्स और मर्डर्स को अंजाम दिया गया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे अंजना बाई के अंडर रेणुका और सीमा काम करती थी और कैसे उन्होंने 1990 से 1996 तक मल्टीपल किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए। किरण ने पुलिस को स्पेसिफिक डिटेल्स दिए, जैसे उन्होंने बॉडीज को कहाँ डिस्पोज किया और कौन कौन से एरियाज में वो एक्टिव रहे। ये डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्पफुल साबित हुए, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस और स्ट्रांग हो गया। उसके कन्फेशन और मदद के बदले उसे माफ कर दिया गया और उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे। जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी,
वो थी इनकी मेंटल स्टेट। अंजना बाई को कभी अपनी बेटियों पर ट्रस्ट नहीं था, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करती थी। रेणुका और सीमा अपनी माँ की इमोशनल और साइकोलॉजिकल ग्रिप में थी। उनके लिए कोई बचपन का ट्रॉमा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के थ्रू ही दुनिया देखी थी। उन्होंने अपनी इमोशंस को नम कर लिया था। ये पूरी कहानी एक साइकोलॉजिकल पजल है। एक माँ ने अपनी बेटियों को बदले और क्राइम के एक नेवर एंडिंग साइकिल में डाल दिया। क्रिमिनल माइंड्स आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ अ टॉक्सिक अपब्रिंगिंग। अंजना बाई के लिए खुद को पावरफुल दिखाना इंपॉर्टेंट था, और वो अपने फेलियर्स को अपनी बेटियों के जरिए पूरा करती थी। रेणुका और सीमा को कभी अपने एक्शंस का गिल्ट महसूस नहीं हुआ। वो अपने माँ के इस डेडली गेम में हमेशा ट्रैप रही। इन्हें 1998 में ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया और 2001 में रेणुका और सीमा को डेथ सेंटेंस मिली। अंजना बाई तो पहले ही जेल में मर चुकी थी, लेकिन उनकी बेटियों को जस्टिस फेस करना पड़ा। इनका केस इंडिया का ऐसा पहला केस था जिसमें 2 बहनों को चाइल्ड किडनैपिंग और मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दिया गया। यह फैसला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया था कि जो भी बच्चों के साथ इतना कठोर क्राइम करेगा उसका अंजाम सबसे सख्त होगा। लेकिन जब सबको लगने लगा कि फांसी का वक्त आ चुका है, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 में इनकी पनिशमेंट को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि देश के कानून ने इनकी मर्सी पिटीशन को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया था। इसी देरी की वजह से इन्हें मौत की सजा से छुटकारा मिल गया। अब रेणुका और सीमा अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखें गिनकर बिताने वाली थी, एक ऐसे क्राइम का बोझ लेकर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। गावित सिस्टर्स की कहानी सिर्फ एक क्राइम की दास्तान नहीं है, बल्कि एक आईने की तरह है जो उन हिस्सों को दिखाता है जहां नफरत, लालच और बेपरवाही का अंधेरा छाया होता है। हर मर्डर के पीछे एक वजह थी, लेकिन क्या यह वजह कभी समझाई जा सकती है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे केसेस में इंसाफ कभी पूरा हो पाता है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये डार्क और अनसेटलिंग कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो पैरेलल एक्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ट्रू क्राइम स्टोरीज। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले चिलिंग एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल सके। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ।